नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन हेगल की। हेगल जिसने अपने समकालीन सभी विचारकों को अनुसरण करते हुए एक नया विचार और नया सिद्धांत दिया, द्वंद्ववाद। हेगल ने अपने समय के जितने विचारक थे, चाहे सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, मैकियावेली हो, रूसो हो, फ्रांसीसी क्रांति, इन सब का प्रभाव उनके विचारों पर हमें दिखाई देता है। हेगल वह विद्वान है जिसे कहा जाता था कि दार्शनिकों का ही राजा नहीं, राजाओं का दार्शनिक है। हेगल का जन्म 1770 ईस्वी में हुआ और 1831 ईस्वी तक उनकी जीवन यात्रा चली। जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी में उस समय पर जर्मनी में बहुत सारी समस्याएं थी जिन्हें वो चाहते कि सब समस्याओं का अंत हो जाए और जर्मनी एकीकरण यानी कि राष्ट्रवाद की भावना उनमें प्रबल तौर पर थी और वो चाहते थे जर्मनी बिल्कुल एकत्रित हो, इकट्ठे हों, किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और उन सभी किताबों में उनकी कुछ फेमस बुक हैं, साइंस ऑफ लॉजिक है, फिलॉसफी ऑफ राइट है, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पीच है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी पर लिखा इन्होंने। ये दर्शन शास्त्र के साथ साथ राजनीति विज्ञान के साथ साथ शिक्षा शास्त्र के भी विद्वान हैं। द्वंद्ववाद इनका डायलेक्टिक, जो यूनानी भाषा से शब्द लिया गया है, डायलेक्टिक जो है ये एक तरह का विचार है, विचार के थॉट पर काम करते हैं। डायलेगो जिसका मतलब है वाद विवाद या तर्क वितर्क। तो इसी से ये कहते हैं द रियल इज रैशनल और रैशनल इज रियल। जो वास्तविकता है वो विवेकवाद है और जो विवेकवाद है वो वास्तविकता है। यानी कि विवेक से हम जब चीज़ों को समझते हैं तो वही वास्तविक होती है। इन्होंने कहा राज्य जो है, राज्य के संबंध में इन्होंने कहा राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। जब ये वाक्य कहते हैं तो आप समझ जाइए कि राज्य को सर्वोपरि रखते हैं। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, यानी कि राज्य सर्वोपरि है, उसके अधीन ही मनुष्य का विकास हो सकता है। अगली बात ये कहते हैं कि मानव सभ्यता का विकास सीधा नहीं होता। ये कहते हैं कि मानव सभ्यता का जो विकास है वो कभी भी सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो क्योंकि जिस तरह से समुद्र में पानी का जहाज चलता है और वो लहर से टकराकर थोड़ा हिलता डुलता रहता है, ठीक उसी तरह मानव सभ्यता का विकास होता है। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति राज्य के अधीन है, राज्य के अधीन है। हेगल के वैचारिक पुत्र हिटलर व मुसोलिनी को कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेगल जो है राष्ट्रवादी थे, एकीकरण की बात करते थे। तो इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर फासीवाद या नाजीवाद हमें दिखाई देता है। अब द्वंद्ववाद है क्या, इसे समझने के लिए उन्होंने 3 रूपों में हमें समझाया है। त्रिभुज के आकार भी उन्होंने त्रिकोणमिति भी कहा है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये 3 चीज़ें हैं जो जिसे उन्होंने लगभग हर चीज़ पर अप्लाई करके दिखाया। जितने भी विचार था उनका, वो साइंस हो, समाज हो, राज्य हो, व्यक्ति हो, वो कहते हैं व्यक्ति का जो हित है वही राज्य का हित है। पॉलिटिकल साइंस में पहले व्यक्ति हैं जो टकराव की बात नहीं करते राज्य और व्यक्ति के बीच में। वो कहते हैं व्यक्ति का हित और समाज का हित दोनों का सेम है। तो इसलिए राज्य का जो उद्देश्य है, वो कहते हैं राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, और व्यक्ति भी यही चाहता है कि मेरा सर्वांगीण विकास हो, तो इसलिए राज्य सर्वोपरि है। वाद का मतलब है कि सबसे पहले आपके मस्तिष्क में कोई विचार आता है किसी वस्तु के होने का। जब भी हम कोई विचार लाते हैं तो वह वाद है। वाद यानी कि कोई वस्तु अस्तित्व में है। फिर उसका प्रतिवाद आता है। प्रतिवाद उस वस्तु के होने को नकारता है, कि उसकी खामियां ढूंढता है कि क्या कमी रह गई। तो वाद और प्रतिवाद के बीच में संघर्ष चलता है। वाद और प्रतिवाद के बीच में संघर्ष चलता है। ये संघर्ष जो है, इस संघर्ष की परिणति होती है संवाद पर। संवाद यानी कि दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित हुआ, दोनों का जो संश्लेषण हुआ, दोनों में जो चीज़ें निकल के आई, उससे फिर वो जो वस्तु बनी, वो जो बनने के, यहाँ वाद विचार आया कि कोई वस्तु है, उसके बाद उसका प्रतिवाद विचार आता है, दूसरा विचार आता है
कि इस वस्तु में कुछ खामी है, ये वस्तु उस रूप में नहीं है। तो ये जो संघर्ष चलता है, इस संघर्ष का जो परिणति होती है वो संवाद में होती है, और संवाद जो है फिर वो उस वस्तु का होना या बन जाना होता है। ये पूरा जो इनका डायलेक्टिकल सिस्टम है, ये एक तरह से सत्य की खोज के लिए है। वो इसे फिर यहाँ पर ही नहीं रोकते कि वो वस्तु बन गई, वो कहते हैं फिर चलता है। जब संवाद बन जाएगा तो संवाद के बाद में फिर वह कुछ समय के पश्चात वही संवाद वाद बन जाएगा, फिर वाद होगा, उसे हम पुनःवाद कह रहे हैं यहाँ पर। फिर वाद की फिर प्रतिक्रिया होगी, संघर्ष होगा, फिर वो संघर्ष जो है वो पुनः प्रतिवाद होगा, और पुनः प्रतिवाद के बाद में फिर पुनः संवाद के रूप में निकलेगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जिस तरह अणु टूटता है साइंस में, अणु के टुकड़े होते रहते हैं, ठीक उसी तरह यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सत्य तक ना पहुंचा जाए, जब तक सत्य सर्वांगीण है, जो सत्य है उस तक ना पहुंचा जाए। तो वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये तीनों के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये द्वंद्वात्मक का सिद्धांत उस समय इतना प्रचलित हुआ, राज्य के विश्लेषण हो, सरकारों का विश्लेषण हो, या फिर व्यक्ति का खुद का स्वयं का विश्लेषण हो, या समाज के अलग अलग समुदाय का विश्लेषण हो, इस आधार पर किया जाने लगा। और यही कारण है कि हीगल के बाद में, हीगल के ही शिष्य रहे कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद को अपनाया, और इसमें जो खामियां उन्हें नजर आई उन्होंने भौतिक द्वंद्ववाद के नाम से एक नया सिद्धांत दिया। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। द्वंद्ववाद की विशेषता है स्वतः प्रेरित। ये जो वाद है, ये कोई दूसरी फोर्स काम नहीं करती वाद पर, ये ऑटोमेटिकली अपने सेल्फ रियलाइज होता है। सेल्फ मतलब अपने अंदर से रियलाइज होता है कि हाँ, कि ये चीज़ है या नहीं है। तो जो वो कह रहे हैं कि ये किसी के दबाव से या किसी के सहयोग से किसी से नहीं आता, यह स्वतः प्रेरित होता है। दूसरा, वो कहते हैं कि संघर्ष ही विकास का निर्धारण करता है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। वो युद्ध को भी अच्छी चीज़ मानते हैं। हीगल एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि युद्ध के बाद में ही विकास होता है। तो संघर्ष ही विकास को निर्धारित करते हैं। मानव का इतिहास प्रगति का इतिहास है। कहते हैं कि मानव जो है वो हिस्टोरिकल, उनकी जो पूरी स्टडी है, पूरा द्वंद्ववाद का सिद्धांत है, वो हिस्टोरिकल है, यानी कि ऐतिहासिकवाद पर आधारित है, ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है। वो कहते हैं मानव का इतिहास प्रगति का इतिहास है और सत्य का खोज का तरीका है। हीगल जो अंतिम रूप से जो जानना चाहते थे, जो समझना चाहते थे, वो कहते थे कि सत्य को अगर खोजना है तो यही एक मेथड है जिससे हम सत्य को खोज सकते हैं। फिर हीगल के सिद्धांत की समकालीन विचारकों ने इसमें कुछ खामियां देखी और उसकी आलोचना भी हुई। पहली आलोचना इसकी यही होती है कि यह स्पष्टता का अभाव है, क्लियर नहीं है बहुत सारी चीज़ें। जैसे स्वतः प्रेरित होता है, ये हो ही नहीं सकता। कोई विचार बिना किसी पूर्व विचार के, पूर्व घटना के, आप व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। स्पष्टता नहीं है, मतलब पहली यही आलोचना है। वैज्ञानिकता का अभाव है, जो पूरे थोड़ी वाद प्रतिवाद संवाद देते हैं, इसी वैज्ञानिकता के अभाव को कार्ल मार्क्स ने भांप लिया, और कार्ल मार्क्स ने फिर भौतिक द्वंद्ववाद दिया। तो इसमें हीगल में और जब मार्क्स की तुलना अगर आप कभी करते हैं तो उसमें आप पाओगे कि वैज्ञानिकता का अभाव है। हीगल में वैज्ञानिकता का अभाव है, लेकिन कार्ल मार्क्स उसे वैज्ञानिकता की पृष्ठभूमि पर आंकते हैं, कार्य और कारण के संबंधों के आधार पर देखते हैं। व्यक्ति की इच्छा की अपेक्षा, हीगल ने राज्य को इतना शक्तिशाली या इतना, जब सीधे सीधे ईश्वर का अवतार ही बता दिया तो व्यक्ति गौण हो गया। व्यक्ति की इच्छाएं, वहाँ कोई इच्छा, मतलब व्यक्ति की जो खुद की स्वतंत्रता थी, इच्छा थी, वह दब गई कहीं ना कहीं। और इन्होंने अपने समय के रूसों को महत्ता देते हुए सामान्य इच्छा को ज़्यादा बल दिया। व्यक्ति की इच्छा की जगह सामान्य इच्छा बलशाली हो गई इनके समय में। व्यक्ति की स्वतंत्रता भी राज्य के अधीन है। एक बात और ये कहते थे, इनकी आलोचनाओं में अगला है मौलिकता का अभाव। हीगल का द्वंद्वात्मकता का जो सिद्धांत है उसमें मौलिकता का अभाव हमें दिखाई देता है। अतार्किक भी है ये, कहीं तर्क के आधार पर, ये भी एक आलोचना है इनकी कि इनका तर्क के आधार पर ये कहीं दिखाई नहीं देता। अनुभव का तत्व की अपेक्षा है। हीगल जहाँ कहते हैं कि सभी चीज़ों को इसी सिद्धांत के या इसी के द्वारा देखा जा सकता है, अनुभव का इन्होंने
अनुभव का कहीं इनकी उसमें दिखाई नहीं देता। वस्तुनिष्ठता का अभाव है, अत्यधिक एकीकरण पर बल देते हैं, इसीलिए इन्हें हिटलर और मुसोलिनी को इनका वैचारिक पुत्र कहा जाता है। ये जर्मनी का एकीकरण चाहते थे। तो हीगल जो है वो अपने पूरे विचारों में, एक तो ये दार्शनिकों के राजा हैं के साथ साथ राजाओं के दार्शनिक हैं, दूसरा ये राज्य को जो है ईश्वर का अवतार मानते हैं। स्वतंत्रता के संबंध में ये कहते हैं कि वह प्रतिबंधों के साथ स्वीकार्य होगी। आपको बिना प्रतिबंध के कोई स्वतंत्रता नहीं होती, राज्य का प्रतिबंध अनिवार्य है, जो उसे नहीं मानेगा उसकी स्वतंत्रता भी नहीं होगी। और वाद प्रतिवाद संवाद इसी प्रक्रिया में चलते हुए सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। हीगल दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इन सभी के मुख्य विद्वान रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के। यूनानी चिंतन को, दर्शन को इन्होंने समझा अपने समकालीन सभी को, और इनके शिष्य कार्ल मार्क्स ने फिर इनके वैज्ञानिकता का अभाव देखते हुए इसी द्वंद्ववाद को उनसे सीखते हुए उसमें जो खामियां लगी आगे उन्होंने भौतिक द्वंद्ववाद को दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।